Welcome to this lecture on gravitation. Today we will derive some expressions. We will derive the expression for the height of satellite. Then we will write down the expression for the angular momentum of satellite, and then we will discuss the energy of satellite in its orbit. Now let us first discuss the height of satellite. ठीक है ना? Suppose मैंने आपको कल बताया this is my earth. Suppose O जो है, this is the center of earth and R is the radius of earth. And here we have a satellite. This satellite is at a height h above the surface of earth. And this satellite is revolving around the earth in a circular orbit, and the radius of this circular orbit is r plus h, or we can denote this r plus h by small r. And this v naught, this is the orbital velocity of a satellite which we discussed yesterday. ठीक है ना? Now यहाँ पर मुझे क्या करना है? I have to derive the expression for this height of this satellite above the surface of earth. ये जो surface of earth, ये surface of earth है, मुझे क्या करना है? मुझे इस h के लिए expression निकालना है, यानी height of satellite above the surface of earth. कैसे मैं निकालूंगा? कल आपने पढ़ा बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो होता है वो होता है t इज इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर? t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शाबाश, 2 पाई है ना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर. एक एक्सप्रेशन का ऐसा निकला था. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो था वो था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर. ये जो r था, r वाज द रेडियस ऑफ अर्थ, और आपका h जो था ये था हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. इसी इक्वेशन से मैं h निकालूंगा, हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. देखो कैसे निकालूंगा. इस इक्वेशन को मैं स्क्वायरिंग करूंगा. मैं करूंगा इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. जब मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा ये बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर जो है वो बनेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर एट रूट, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये रहेगा 4 प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर. देखो बच्चों, इसको मैंने स्क्वायरिंग की, ये बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई को स्क्वायर करेंगे, वो क्या बनेगा? 2 2 हो गया 4 पाई स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये क्या रहेगा? 4 प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा जी आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का होल क्यूब. अभी आप आर प्लस एच का ये ऐसे बनेगा जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, शाबाश, 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल क्यूब. ये बनेगा जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल क्यूब. ठीक है, इसको इस साइड में लिखेंगे, ये बनेगा आर प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. अब ये क्यूब हटाओ, यहां इस साइड में क्यूब रूट जाएगा, ये क्या बनेगा शाबाश? ये बनेगा आर प्लस एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3. क्योंकि क्यूब हटाया यहां से तो यहां क्या चलेगा? क्यूब रूट है ना, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है रूट 2, अगर एक्स क्यूब हो गया 2 तो एक्स हो गया क्यूब रूट 2. क्यूब रूट 2 जो है वो है 1/3. अब आप एच निकालो, आपको एच निकालना है हाइट के लिए एक्सप्रेशन. तो एच जो है हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द ग्राउंड, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो निकलेगा आपको एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3 माइनस आर. आर को उधर ले गया, माइनस आर. ये जो एक्सप्रेशन है ये निकला एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ.
ये निकला आपको हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस कंप्लीट्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ टॉपिक ना। आपने यहां से शुरू किया t इज इक्वल टू 2 पाई, इसको स्क्वायरिंग की, बाद में इसका क्यूब रूट निकाला, ठीक है। तो r h आपको निकालना है, r आपने उस साइड में लिया, तो हाइट ऑफ सैटेलाइट निकला g r स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/3 माइनस r। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट। चूंकि सैटेलाइट जो है उसकी मोशन जो है दैट इज द रोटेशनल मोशन, दैट इज द सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ना। यहां पर लिखूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अब हम पढ़ेंगे। सपोज जो ये ऑर्बिट है सैटेलाइट का, सैटेलाइट की मास कितनी है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है कितनी है v0, ठीक है ना। इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है v0, तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा mv0, ठीक है ना। ये सैटेलाइट कितना है अर्थ के सेंटर से दूर r, चूंकि ये सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो इस सैटेलाइट को एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है ना। एंड दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट दैट विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस जो है ऑर्बिट में वो है r, तो L होगा बराबर P इंटू R, ठीक है ना। तो L होगा बराबर m, लीनियर मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है सैटेलाइट की v0, ये होगा mv0 इंटू r, mv0 इंटू r। भाई L है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, L होगा लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम जो है वो है mv0 इंटू क्या है r, ठीक है। अब हम v0 निकालेंगे। व्हाट इज v0? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। व्हाट इज v0? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। v0 के लिए आपने कल एक्सप्रेशन निकालना है, v0 जो है दैट इज gm डिवाइडेड बाय r, v0 जो है दैट इज gm डिवाइडेड बाय r। v0 किसके बराबर है gm डिवाइडेड बाय r, तो v0 का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, आपका L निकलेगा m इंटू शाबाश gm शाबाश डिवाइडेड बाय r शाबाश इंटू r। देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर, कोई फर्क, इस m को मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल m आएगा, ठीक है ना, इंटू अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r इंटू इस r को मैं ऐसे लिखूंगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, मैंने हर एक टर्म को रूट में लिखा, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ gm बाय r, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, ठीक है। अब एक ही रूट लिखेंगे, ये बनेगा L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ शाबाश m स्क्वायर g इंटू gm डिवाइडेड बाय r इंटू r स्क्वायर, एक r और एक r कट गया, तो आपका एंगुलर मोमेंटम L जो है वो बनेगा आपको अंडर रूट ऑफ शाबाश g कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर शाबाश इंटू r। ये है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। इस r के बदले में r प्लस h भी लिख सकता हूं, क्योंकि r जो ये किसके बराबर है r प्लस h, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर इनटू r प्लस h। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दे रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। जल्दी करो। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट में जो आपका सैटेलाइट है इसके पास दो एनर्जीज होंगी। देखो, एक एनर्जी इस सैटेलाइट में स्टोर हुई होगी, क्योंकि इस सैटेलाइट को हमने अर्थ के सरफेस से ऊपर लिया, तो when we take this satellite from the surface of earth to a certain height above the surface of earth, work must have been done against the gravitational
फोर्स। तो वो वर्क जो है वो इस सैटेलाइट को इस पोजीशन में स्टोर हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी एनर्जी इसको होगी, क्योंकि ये सैटेलाइट रेस्ट में नहीं है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट्स इन मोशन, लिहाजा इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लिहाजा जो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एक ऑर्बिट में होगी वो होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी सैटेलाइट को ऑर्बिट में? क्योंकि दैट विल बी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि सैटेलाइट को हमने ऊपर लिया है, अर्थ के सरफेस से ऊपर लिया है, तो जब हम इसको अर्थ के सरफेस से ऊपर लेंगे तो उस वक्त काम करना बड़ा होगा किसके खिलाफ? ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ। वो काम इस सैटेलाइट में स्टोर हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी एनर्जी इसके पास होगी, क्योंकि सैटेलाइट रेस्ट में नहीं है, ये रिवॉल्व करता है अर्थ के इर्द गिर्द, तो मोशन में है, इसको क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा ऑर्बिट में जो सैटेलाइट की एनर्जी होगी दैट विल बी सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट दैट विल बी इक्वल टू E will be equal to U plus T. The total energy of satellite in an orbit will be equal to sum of its potential energy U and kinetic energy T. ठीक है ना? Now potential energy U, potential energy U, ये potential energy U जो है it is due to the gravitational force of attraction between the satellite and the earth. ठीक है ना? Or we can say gravitational force of attraction exerted by the earth on the satellite. चूंकि हमें उसी gravitational force के खिलाफ काम करना होगा, वही एनर्जी स्टोर होगी सैटेलाइट में in the form of gravitational potential energy. And that gravitational potential energy, उसके लिए आपने एक्सप्रेशन निकाला है, वो होती है U is equal to minus G capital M small m divided by R plus H. कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m है मास ऑफ सैटेलाइट, R प्लस H जो है वो है रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है ना बच्चा? ठीक है ना? R प्लस H क्या है? रेडियस ऑफ R प्लस H बेसिकली स्मॉल r है। व्हाट इज स्मॉल r? दैट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। ठीक है? दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहां देखो, अगर सैटेलाइट अर्थ के क्लोज होगा, इफ द सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तब जो हमारा H जो होगा ये होगा वेरी 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 स्मॉल, तो हम इस H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सैटेलाइट अर्थ के नजदीक होगा, इफ द सैटेलाइट विल बी ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, देन तो उस वक्त क्या होगा? दिस हाइट, ये हाइट जो होगी दिस विल बी नेग्लिजिबल। जब ये नेग्लिजिबल होगी तो हम H जो है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है? तब आपका U जो है, तब आपका U निकलेगा बराबर माइनस GMM डिवाइडेड बाय R। रखो ऐसे। अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है ना? दूसरी सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट T। देखो सैटेलाइट की मास क्या है? M। सैटेलाइट की मास क्या है? M। सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या है? V नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट T होगा बराबर 1/2 mv नॉट स्क्वायर, 1/2 mv नॉट स्क्वायर। व्हाट इज v नॉट? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। और उस v नॉट के लिए जो एक्सप्रेशन है वो है अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो है v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। तो v नॉट का वैल्यू इस इक्वेशन में दे दो, इस इक्वेशन में। ठीक है? तो आपका t बनेगा, शाबाश, क्या बनेगा? 1/2 m इंटू शाबाश अंडर रूट ऑफ शाबाश gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? ठीक है? स्क्वायर और रूट कैंसल, तो आपका t बन गया 1/2 m इंटू gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। हम इसको ऐसे लिखेंगे, t इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय ट्वाइस r प्लस h। ये निकली हमारी काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की, जब सैटेलाइट जमीन के सरफेस से कितना ऊपर है? H। इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर सैटेलाइट जो होगा, अगर ये जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, जब ये अर्थ के क्लोज होगा, उस वक्त जो हमारा H होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, तो हम H को यहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका T जो है वो निकलेगा उस वक्त
G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। क्योंकि उस वक्त जो है मैंने H को नेग्लेक्ट किया। When the satellite is orbiting around the earth, when the satellite is orbiting very close to the surface of earth, उस वक्त H जो है वो नेग्लेक्ट करेंगे। अब हम T का और U का वैल्यू फर्स्ट में देंगे, हमें निकलेगी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। T का और U का वैल्यू किस में देंगे? फर्स्ट में, हमें निकलेगी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। दे दो, आपको E निकलेगा बराबर, पहले U का वैल्यू लिखो। U का वैल्यू है -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। उसके बाद T का वैल्यू क्या है? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2R। अब यहां पर आप एक काम करो, G m डिवाइडेड बाय R जो है उसको कॉमन निकालो कॉमन, उसको शाबाश, कॉमन करो उसको शाबाश। तो आपको निकलेगा E इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R, उसको कॉमन निकालो तो आपको ब्रैकेट में रहेगा -1 प्लस 1/2। देखो यहां पर इसके बदले -1 आएगा और इसके बदले क्या आएगा? 1/2। तो यहां पर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा E इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R इंटू 2 1 क्या हो गया? 2, ये हो गया -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, -2 प्लस 1 दैट्स -1। आपका E जो है, E निकलेगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R इंटू -1/2। तो आपका E निकला -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2R। ये निकला आपको एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। ये निकला आपको एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। ठीक है ना? अगर ये R इन्फिनिटी के बराबर होगा, यानी अगर सैटेलाइट कहां पर होगा? इन्फिनिटी पे, तो उस वक्त जो आपका एनर्जी है वो निकलेगा -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 इंटू इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। जब सैटेलाइट की एनर्जी 0 बनेगी, उस वक्त सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं रहेगा। उस वक्त चूंकि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वो वहां 0 होगा। तो जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, वहां सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो ऑर्बिट से क्या आएगा? बाहर। तो यहां देखो, ये जो नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन दिखाता है, क्योंकि एनर्जी के साथ आपको नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन दिखाता है जो आपका ये सैटेलाइट है, इट इज बाउंड टू अर्थ। ये अर्थ के साथ क्या है? बाउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव साइन जो दिखाता है, नेगेटिव साइन जो यहां पर एनर्जी के साथ है, ये बोलता है कि हमारा सैटेलाइट जो है इट इज बाउंड टुवर्ड्स द अर्थ, इट इज बाउंड विद द अर्थ, इट इज बाउंड विद द अर्थ। ठीक है ना? इट इज बाउंड टू द अर्थ, इट इज बाउंड टू द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। In order to take it away from the earth, in order to take it away from the orbit, ठीक है ना, हमें इस सैटेलाइट की ये एनर्जी है, ये 0 बनानी है। 0 कब बनेगी? ये -2 कब 0 बनेगा? जब मैं इसको ऐड क्या करूंगा? +2। इसी तरह ये कब 0 बनेगा? जब मैं इसको ऐड करूंगा G कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2R। नेगेटिव साइन जो है यहां पर, इट शोज दैट द सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Therefore, in order to take this satellite to infinity, or in order that the satellite will come out of its orbit, an extra energy equal to Gmm divided by 2R is given to the satellite, so that its energy becomes 0 at infinity. When its energy becomes 0, the satellite remains no longer bound to the orbit. It remains no longer in its orbit, while it will come out of its orbit. ठीक है ना? Now, ये एनर्जी दिस Gmm डिवाइडेड बाय 2R, ये मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी किसको? सैटेलाइट को। ठीक है ना? इन ऑर्डर टू मेक इट्स एनर्जी 0। ठीक है ना? नाउ दिस एनर्जी, ये एनर्जी जो मुझे लगी सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर करने के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड टू टेक इट टू व्हाट? Infinity. That energy is called as binding energy of satellite. What is that called as? Binding energy of satellite.
बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की वो एनर्जी होती है जो एनर्जी मुझे लगेगी इस सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर करने के लिए और इस सैटेलाइट को कहां लेने के लिए, इन्फिनिटी तक लेने के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी पे इसकी एनर्जी कितनी होती है, 0। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। यहां जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है वो किसके बराबर है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। तो हम ऐसे बोलेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड टू टेक इट टू द इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। Here the binding energy of satellite is GMM divided by 2r. This completes this energy as well as binding energy of satellite. Stationary satellite, geostationary satellite. बेटा चलो stationary मतलब बंद। Geostationary satellite very important. Geostationary satellite इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कभी-कभी नीट में भी आते हैं कुछ पॉइंट्स। देखो बच्चों, सपोज ये मेरा अर्थ है, दिस इज माय अर्थ, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, दिस इज माय अर्थ। ये है अर्थ की पोलर एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, अर्थ का साउथ पोल। ये होता है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको मैंने बोला है जो आपका अर्थ है वो हमेशा रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट दिस एक्सिस व्हिच जॉइंस नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, ये समझो ये इक्वेटर है, सपोज ये इक्वेटर, ये अर्थ का सेंटर O है। ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऐसे देखो, ये प्लेन, ये प्लेन, इसको हम कहते हैं बेटा इक्वेटोरियल प्लेन। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को परपेंडिकुलर होता है। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, टेनिस बॉल आप निकालो, टेनिस बॉल उसको आधा काटो, टेनिस बॉल है ना, टेनिस बॉल ताकि जो गोल पेट के ना हंस बाल तक गोल चलो सुनो उड़ ना उड़ सुगो इक्वेटोरियल प्लेन थे। अच्छा सा ठीक। सी सपोज यहां पर मेरा एक सैटेलाइट है, सपोज ये सैटेलाइट जो है ये एक ऑर्बिट में मूव करता है, वो ऑर्बिट जो मेरा है दैट ऑर्बिट इज कंसेंट्रिक। सपोज ये सैटेलाइट मेरा है, ये है वेस्ट अर्थ का, ये है ईस्ट। अर्थ हमेशा रिवॉल्व करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट से विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सपोज यहां पर मेरा एक सैटेलाइट है, दिस सैटेलाइट, दिस इज द सैटेलाइट। सपोज ये सैटेलाइट मेरा जो है, this satellite revolves around the earth in an orbit, इस ऑर्बिट में, ठीक है ना, इस ऑर्बिट में। ये ऑर्बिट जो है ये उसी प्लेन में है जिस प्लेन में इक्वेटोरियल प्लेन है, ये सैटेलाइट के इक्वेटोरियल प्लेन में है। देखो भाई ये कौन सा प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन। जो आपका ऑर्बिट है, जो इस सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ये भी इक्वेटोरियल प्लेन में है। और ये ऑर्बिट जो है ये कंसेंट्रिक है, किसके साथ, किसके साथ, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ। यहां देखो ये जो ऑर्बिट है, दिस ऑर्बिट इज कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद व्हाट, विद इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। अगर इस सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड सेम होगी एज दैट ऑफ अर्थ, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, ओमेगा यहां मैंने लिया है। अगर इस सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड भी ओमेगा होगी, अगर यह सैटेलाइट उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा अर्थ के इर्द गिर्द, जिस डायरेक्शन में अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर यह सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा होगा, अगर इस सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड उतनी होगी जितनी किसको होगी, अर्थ को, तब इस सैटेलाइट को हम कहते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नंबर 1 क्या होता है इसमें, इसका जो ऑर्बिट होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, वो होता है कंसेंट्रिक। किस प्लेन के साथ कंसेंट्रिक, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कंसेंट्रिक, ठीक है ना। वो होता है कोप्लेनर, किस प्लेन के साथ, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ। नंबर 2, इस सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड उतनी ही होती है जितनी किसको होती है, अर्थ को।
अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द। ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द। यानी अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये सैटेलाइट भी रोटेट करता होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उस सूरत में इस सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। पहले डेफिनेशन सुनो, अब क्या बनेगी, मेरी तरफ देखो सारे। A satellite which revolves round the earth in an orbit coplanar and concentric with what plane? With equatorial plane of earth with the same angular velocity and in the same direction as that of the earth, as that in which the earth rotates about its polar axis. In that case this satellite is called as geostationary satellite. फिर सुनो, तीन चीजें मैं इकट्ठे मिलाऊंगा। A satellite which revolves around the earth in an orbit which is concentric and coplanar with what? Equatorial plane of earth with same angular speed as that of earth about its axis and in the same direction as that of earth about its axis of rotation. That means it rotates from west to east. In that case this satellite is called as geostationary satellite. यहां देखो, सपोज ये बॉडी A है, इसकी वेलोसिटी है v1। सपोज ये बॉडी B है, इसकी वेलोसिटी है v2। नजर रखो, ये बॉडी A है, ये बॉडी A है, इसकी वेलोसिटी है v1, ये बॉडी B है, इसकी वेलोसिटी क्या है? v2। तो बॉडी A की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बॉडी B वो होता है v1 minus v2। If two bodies are moving in the same direction, then the relative velocity of one body with respect to other body is equal to difference of velocities of two bodies. अगर अब इन दो बॉडीज की वेलोसिटी भी सेम होगी तब जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी इनकी वो होगी v minus v, वो क्या होगी? 0। इसका मतलब है if two bodies are moving with same velocities in the same direction, then the relative velocity of one body with respect to another body is 0। यहां देखो, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। दिस इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? इट इज आल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इट मींस दैट सैटेलाइट एंड द अर्थ they have the same angular velocity, they have the same angular speed, and the direction of rotation of the satellite and the earth, that is also the same. It means that the relative velocity of satellite with respect to earth will be 0। ठीक है ना? When the relative velocity of satellite with respect to earth is 0, this satellite appears to be at rest। इसीलिए इस सैटेलाइट को नाम पड़ा geostationary satellite। It is called geostationary satellite because the relative velocity of this satellite with respect to earth is 0, therefore to an observer on the earth this satellite appears to be at rest। Actually it is not at rest, it is moving around the earth with the same angular velocity as that of earth about its axis। ठीक है ना? ये सैटेलाइट जो है it is also called as cyanocorneous satellite। What is called cyanocorneous satellite? Because this satellite has same angular speed as that of earth। दूसरा नाम है, इसको हम cyanocorneous satellite भी कहते हैं because it is what शाबाश, because it's what, it is angular speed is same as that of earth about its own axis। Now अब हम लिखेंगे conditions of a satellite to be a geostationary satellite। Number 1, conditions for a satellite to be a geostationary satellite। Conditions for a satellite to be a geostationary satellite। एक सैटेलाइट की हम कंडीशंस पढ़ेंगे जिन जो कंडीशंस एक सेटिस्फाई, जो कंडीशंस एक सैटेलाइट फुलफिल करना चाहिए इन ऑर्डर दैट इट मे बिकम व्हाट सैटेलाइट? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नंबर फर्स्ट, ये सैटेलाइट जो है it should move around the earth in an orbit which must be concentric and coplanar with what plane? With the equatorial plane of earth। ठीक है ना? Number 1, orbit of satellite
should be concentric and coplanar, यानी in the same plane, concentric and coplanar with the equatorial plane of Earth, जो सैटेलाइट का ऑर्बिट होना चाहिए वो होना चाहिए कंसेंट्रिक कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। नंबर सेकंड, इस सैटेलाइट की सेंस ऑफ रोटेशन यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन होनी चाहिए सेम एज दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट, direction of rotation of satellite should be same as that of earth about its own axis, यानी क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, लिहाजा ये जो सैटेलाइट है ये भी रोटेट करना चाहिए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नंबर थर्ड, चूंकि इस सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड सेम है एज दैट ऑफ अर्थ, आपको पता है ओमेगा होता है बराबर 2 पाई बाई टी। व्हाट इज टी? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, यानी वो टाइम जिसमें सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द एक फुल चक्कर काटेगा, ठीक है ना, एक चक्कर पूरा काटेगा, वो टाइम, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अब इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है सेम एज दैट ऑफ अर्थ। जब ओमेगा सेम है इसका मतलब है टी भी सेम होगा, है ना, इसका मतलब है जो इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। चूंकि अर्थ को अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, लिहाजा इस सैटेलाइट को भी अपनी अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? 24 आवर्स। थर्ड, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट should be same as that of earth about its own axis, that is 24 hours। यानी इस सैटेलाइट को अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? 24 आवर्स। नंबर थर्ड। फोर्थ, इस सैटेलाइट की हाइट जमीन से ऊपर होनी चाहिए 3600 किलोमीटर। हाइट ऑफ सैटेलाइट above the earth, height of satellite above the earth must be 3600 kilometers, 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। 3600 किलोमीटर्स हाइट ऑफ सैटेलाइट above the surface of earth must कितनी होनी चाहिए? शाबाश, 3600 किलोमीटर। These were what? शाबाश, these were the conditions for शाबाश what? मुझे बताओ। For what? शाबाश, for a satellite to be a geostationary satellite। ठीक है, ये हाइट आप निकाल भी सकते हो। जरा आपके पास हाइट के लिए फार्मूला है, हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए फार्मूला मैंने आज निकाली। h किसके बराबर निकला? शाबाश, किसके बराबर निकला हाइट ऑफ सैटेलाइट? g। शाबाश, अरे हाइट ऑफ सैटेलाइट पहला क्वेश्चन कितना है? हाइट ऑफ सैटेलाइट g r स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 1/3 माइनस r। g का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर्स पर सेकंड। r का वैल्यू कितना है? शाबाश, 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर्स। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वो है 24 आवर्स।
ठीक है, इसको कन्वर्ट करो कितने सेकंड्स में, पहले आवर को करो मिनट्स में, वो होगा 24 इंटू 60 मिनट्स, फिर उसके बाद मिनट्स को किस में, सेकंड्स को, तो टी बनेगा 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड्स, ठीक है, ठीक है। आर है रेडियस ऑफ अर्थ। इन सब को आप जब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो आपको इस सैटेलाइट की हाइट निकलेगी, एंड दैट हाइट ऑफ सैटेलाइट विल बी इक्वल टू 3600 किलोमीटर्स, 3600 किलोमीटर्स, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। पहला जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो था वो यूएसए ने भेजा था और उसका नाम था टेलीस्टार। टेलीस्टार was the first geostationary satellite and that was launched by USA। अब इस सैटेलाइट के यूजेस, ये सैटेलाइट जो है इसको हम यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, जो आपका फॉर टीवी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, उसमें हम इसको यूज करते हैं। अभी अभी कभी आप कमेंट्री सुन रहे होंगे तो वो कभी बोलता है कि राबिता मुनक़ता हो गया है। राबिता मुनक़ता मतलब जो ऊपर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है उसके साथ उस वक्त राबिता जो है वो नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना। तो दिस इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस इन रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। इस सैटेलाइट को हम यूज करते हैं फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ये हमें बताएगा कि कल वेदर क्या होगा, परसों वेदर क्या होगा। दिस इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। इससे हम एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशंस ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। इस सैटेलाइट से हम मीटियोराइट्स पढ़ सकते हैं। इस सैटेलाइट से हम अपर रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ सकते हैं। इस सैटेलाइट से हम जो सोलर रेडिएशंस है, कॉस्मिक रेज है, वो पढ़ सकते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। दिस कंप्लीट्स टुडेज लेक्चर।